हमारे बीच में डॉक्टर S K मिश्रा सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ स्टडी इन इकोनॉमिक्स, विक्रम यूनिवर्सिटी हैं। सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम सर। डॉक्टर नीता तपन मैडम हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर कुमारी मनीषा मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के बारे में बताया, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, और किस तरह इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन पूरे देश ने आज विश्व की एक बड़ी संस्था के रूप में इकोनॉमिक के बीच में काम कर रही है। उन्होंने पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से ये बात हम सबके बीच में रखी है। डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी पेशे से डॉक्टर हैं, इसलिए उनके कुछ अभी पेशेंट्स आए हैं, उनका एक मैसेज मेरे पास आया है। निश्चित रूप से वो हमारे बीच में बहुत जल्दी आने वाले हैं। हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर अनिल ठाकुर सर, जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सर हमारे बीच में जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर विनोद सेन सर, डॉक्टर मनीष शर्मा सर, और हम सब के बीच में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से हम सब अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते समाज और सरकार के बीच काम करते हैं। जो इकोनॉमिस्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की अपनी मजबूरी होती है, वो बजट अपने सरकार के आधार पे, उसके अर्निंग के आधार पे, उसके रेवेन्यू के आधार पे प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो आम जनमानस होता है इस प्रदेश का, उनकी भी कुछ आवश्यकता होती है, वो भी कुछ बजट में चाहते हैं। तो मैं कुछ प्रमुख बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा जो आम पब्लिक मध्य प्रदेश की इस बजट में चाह रही थी। तो सबसे बड़ी बात, जो हमारे शासकीय कर्मचारी वो चाह रहे थे कि पुरानी पेंशन फिर से ये सरकार लेके आए। जिस तरीके से आपने देखा कि राजस्थान की गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने ये किया है, ठीक उसी तरह हमारी मध्य प्रदेश की सरकार से भी लोगों को अपेक्षा थी। शायद वो नहीं हो पाई, सरकार की मजबूरी थी। महंगाई एक बहुत बड़ा कारण था मध्य प्रदेश में। आप देखिए पूरे देश में उसके कई कारण हैं। उसमें जैसे प्रमुख हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि एक कोविड, तो पिछले 2-3 वर्ष से कोविड के कारण सरकार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रही। हमारे व्यापारियों का भी व्यापार नहीं चला, तो सरकार को टैक्स नहीं मिला, और आम जन तो परेशान था ही था। इसके बाद रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में था, प्रदेश में भी है। चूंकि हम सब देख रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है, विकसित की ओर अग्रसर है, और भारत एक युवा देश है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, इसलिए रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में, इस प्रदेश में। लोगों की रोजगार सोच रहे थे कि अधिक से अधिक रोजगार गवर्नमेंट के सेक्टर में उनको मिलेगा, वैकेंसी आएंगी। शायद कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी थी और लोगों को वो देखने को नहीं मिला। व्यापारी प्रदेश के चाहते थे कि जीएसटी कम हो, टैक्स कम हो। ये जीएसटी में पर मंथ की जो समस्या है वो कम होना चाहिए। वो कम से कम 6 महीने चाह रहे थे कि 3 महीने 6 महीने में ये स्थिति बने, ये उनको शायद नहीं मिली। किसान चाह रहा था कि उनके पुराने कर्ज माफ हो जाएं, ट्रैक्टर हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या डीजल हो, उसमें कहीं ना कहीं वो कमी चाह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमारी जो महिला है वो चाह रही थी जो किराने का सामान, जो लग्जरी सामान है, उनसे जुड़ा हुआ सामान है, कहीं नहीं कहीं उसमें महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि सरकार की भी, जैसा मैंने बताया कि सरकार की भी मजबूरी है, क्योंकि कोई भी सरकार ऐसी ये नहीं चाहती कि वो पब्लिक के बेनिफिट में स्कीम ना लाए। अब ये सरकार की क्यों मजबूरी है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। अभी वर्तमान में हम देखें तो सरकार के पास 2,95,000 करोड़ का सरकार के ऊपर ये कर्ज होता जा रहा है। वो कर्ज कैसे होता है? जो सोशल स्कीम्स आती हैं, जो सरकार को फंडिंग करनी पड़ती है, जो वेलफेयर स्कीम सरकार को चलानी पड़ती है, जो पेंशन देना पड़ता है सरकार से कर को, उसके कारण आज की डेट में सरकार के पास 2,95,000 करोड़ का सरकार के ऊपर कर्ज है। और एक इसमें ये सोचा है कि आने वाले वर्ष में सरकार के ऊपर कितना कर्ज हो जाएगा, तो 3,47,000 करोड़, 337 रुपए का सरकार के ऊपर कर्ज होने वाला है। और एक तरफ मैंने जैसे बताया कि 2,95,000 का कर्ज वर्तमान में सरकार के ऊपर है, और आने वाले एक साल में 3,47,000 करोड़ का सरकार के ऊपर कर्ज होने वाला है। और ये जो बजट था 2,17 लाख का सरकार ने बजट दिया। तो देखिए जितना बजट सरकार का नहीं, उससे ज्यादा सरकार के ऊपर कर्ज होते जा रहा है। और सरकार के ऊपर कर्ज नहीं है, क्योंकि देखिए सरकार के पास जो आने के साधन, वो टैक्स है, जीएसटी है, इस तरह सरकार के पास पैसा आता है, और वो पैसा सरकार फिर पब्लिक को रिटर्न करती है। लेकिन जैसा हमने पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कोविड
पिछले 2-3 वर्षों में एक बहुत बड़े चैलेंजेस था सरकार के सामने, पब्लिक के सामने भी बहुत बड़ा एक चैलेंज था। उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी सरकार के पास कहाँ से पैसा आता है और सरकार का पैसा कहाँ जाता है। तो अब देखिए सरकार की जो सबसे बड़ी मजबूरी, 26% व्यय वेतन पे सरकार को करना पड़ता है। जो सरकार का जो पूरा बजट है, जो 100% का बजट को 26% जो है सरकार को वेतन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के जो वेतन पे खर्च होता है। इसलिए सरकार आप देखिए तो आत्मनिर्भर की बात कर रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, और ये जो परसेंटेज है सरकार का प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी ओर देखें तो केवल 17% सरकार को आय जीएसटी और अन्य बिक्री करों से प्राप्त होती है। अगर इसको हम और डीपली देखें, 72.86 करोड़ जो सरकार के पास राज्य का कर आता है, 64.107 केंद्र का हिस्सा आता है, 13,618 जो राजस्व मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्त होता है, वो 51.82 करोड़ जो है सरकार को लोक ऋण जो सरकार देती है, जो उससे ब्याज आता है उससे होता है। अब सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है, आप देखिए 44.59 हजार करोड़ केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में सरकार को मिलता है। 24.42 हजार करोड़ जो सरकार उधार की, जो सरकार जो उधारी लिए बजट के, जो अपनी योजना चलाने के लिए अग्रिम जो वसूली लिए, उसको सरकार को जो व्यय करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के सामने। अब देखिए मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूंगा कि सरकार का व्यय कैसे कैसे ये पैसा जा रहा है। उसमें देखिए 51,664 करोड़ राशि जो वेतन में सरकार की इस वर्ष जाने वाली है, 51,664 करोड़। ये जो एक बहुत बड़ा फिगर सरकार के सामने। 19,405 करोड़ सरकार ने स्वास्थ्य के लिए इस बार ये बजट रखा है, और 41.038 ये ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने बजट रखा है। अगर आप देखें कृषि के लिए देखें, 20,027 27 हजार करोड़ कृषि के लिए रखा है। शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो 32,843 हजार करोड़ उन्होंने शिक्षा के लिए रखा है। और जो डेवलपमेंट है, चाहे हम रोड की बात करें, चाहे सड़क की बात, 42,128 हजार करोड़ सरकार ने उसके लिए रखा है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए महंगाई बढ़ती है, डीजल पेट्रोल बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, तो कोई भी सरकार होती है 10 to 25% जो पिछला बजट होता है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है। आप सरकार का देखिए, और यहाँ मैं बताना चाहूंगा जो वेतन होता है, वेतन भी वृद्धि आप देखिए 5 to 10% सरकार की हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि मोर देन 40% अगर सरकार अपना बजट प्लस करती तो वो जो होता है वो वैसे ही जो पुरानी जो स्कीम्स होती है उसका प्लस होकर वो आता है। इसलिए वो कोई हम उसको बढ़ोतरी नहीं कहेंगे। अगर सरकार अपने बजट में 50% कुछ अगर बढ़ाती तो मुझे लगता है वो बजट में हम बढ़ोतरी कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 32.843 करोड़ जो सरकार एजुकेशन में देने वाली है, तो इसमें जो सबसे बड़ा खर्च होता है वो वेतन में खर्च होता है, टीचरों के खर्च होता है। ये एक चीज हमको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सरकार जो बजट अगर 10% 15% इंक्रीज करती है तो ऑलरेडी वो जो पुराना व्यय है सरकार का वो उनको सरकार को देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्कूल शिक्षा विभाग, अब जैसे मैंने स्कूल का आपको 32.843 करोड़ का बताया, अब देखिए ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट सरकार करती है। स्कूल शिक्षा के लिए 27.792 करोड़, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए 37.40 करोड़, 3,514 करोड़ रुपए उच्च शिक्षा के लिए सरकार दे रही है। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास के लिए 1,538 करोड़ सरकार दे रही है। कुल मैंने जो 32.843 करोड़ की जो बात की है सरकार ये बजट में दे रही है। इसलिए आप देखिए एजुकेशन में उन्होंने 50% का प्लस नहीं किया है। अगर ये जो बजट है इसमें आप अपने आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होने वाला है, वेतन में खर्च होने वाला है, और जो उनकी जो बेसिक्स नीड्स हैं, चाहे वो उनके अधिकारियों की गाड़ी की बात कर ले, भत्ते की बात कर ले, इसमें खर्च होने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार की मजबूरी है कि उनके पास अर्निंग नहीं हो रही है, और जब अर्निंग नहीं होगी तो सरकार वह कैसे करने वाली है। एजुकेशन में भी आप देखिए जो सरकार का बजट है, कई क्षेत्रों में बजट चला जाता है। एक मैं
प्रदेश की बात आपके सामने रखूंगा, उस प्रदेश ने एजुकेशन में 50% का प्लस बजट दे दिया। और बाद में ये पता चला कि सातवां वेतन, जो छठवां वेतन था, सातवें वेतन को इतना पैसा उनको देना पड़ा कि जो 50% था, जो बजट किया गया था, उसका मैक्सिमम तो उनको 7th पे के लिए बजट देना पड़ा। लेकिन लोगों को लगा कि नहीं, एजुकेशन में देखिए सरकार ने इतना व्यय दे दिया है। इसलिए जो भी बजट हमारे सामने आता है उसको हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें पिछला कितना बजट था और इस बार सरकार ने किस किस मद में बजट दिया है। पता चला कि मध्याह्न भोजन के लिए किचन सेट में दे दिया उन्होंने, स्कूल, जो स्कूल छोटे प्राइमरी स्कूल्स बनते उसके लिए भी उसी में प्लस बजट कर दिया। तो इस बात की हम सब एज ए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते हम सबको इसमें अध्ययन करने की आवश्यकता। अगर मैं स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करता हूँ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को 10,380 करोड़ का सरकार ने कल्याण, इसमें कल्याण के लिए विभाग बजट दिया। महिला एवं बाल विकास के लिए 5,877 करोड़ रुपए सरकार ने दिए। चिकित्सा विभाग के लिए 2,561 करोड़ का सरकार ने दिया है। और ये दे आप देखिए, इसी में इन्होंने स्वास्थ्य में महिला एवं बाल विकास को कर दिया, प्राइमरी हेल्थ को कर दिया, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को भी कर लिया। तो देखिए उस जो हेल्थ का बजट था उसको किस तरह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब ये मैं यहाँ बताऊंगा कि 31 लाख हितग्राहियों को पीएम आवास योजना की मंजूरी सरकार ने की है। ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है। अगर आप देखें, जो मध्य प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर पिछले 5 वर्षों में जो सबसे अच्छा काम हुआ है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी से पूरे देश में हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा। आप देखिए पीएम आवास के कारण केवल लोगों के घर नहीं बने हैं, वो वहां पे मिस्त्री को काम मिला, लेबर को काम मिला, उनके परिवार को काम मिला। और आप देखिए सीमेंट उद्योग, रेत उद्योग, ये भी बहुत तेजी से इसका विकास हुआ। तो एक तरफ आप देखिए हम सब जानते हैं कि मार्केट में स्पीड लाने की आवश्यकता है। और अगर मार्केट में पैसा नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट दौड़ पाएगा। इसलिए सरकार, आप देखिए लोन सरकार देती है। आपने देखा कि कोविड काल में लोगों को 10-10 हजार रुपए जेब में सरकार ने दिया, इसलिए दिया कि वो जाकर मार्केट में पैसा खर्च करें। और जब मार्केट में पैसा खर्च होता है तो मार्केट ग्रोथ होता है, मार्केट दौड़ता है, प्रोडक्शन होता है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार लोन के माध्यम से, पीएम आवास के माध्यम से ये सरकार पैसा देती है, वो मार्केट को बढ़ाने के लिए सरकार देती है। अब मैं यहाँ मनरेगा की बात करूंगा। मुझे लगता है कि इंडिया गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट अगर पिछले 4-5 सालों में रूरल डेवलपमेंट और रूरल इकोनॉमी के लिए जो काम बहुत अच्छा किया वो मनरेगा था। देखिए एम्प्लॉयमेंट मिली, एसेट्स क्रिएट हुए, और केवल इतना नहीं, रूरल मार्केट वहां से डेवलप हुआ है, एजुकेशन डेवलप हुआ है, लोगों के पास पैसा है, उन्होंने पलायन वहां कम हुआ है। और उनके बच्चे आप देखिए ग्रामीण में वो एजुकेशन की तरफ गए हैं। बाकी जो समय उनको 100 डेज के अलावा मिला, उन्होंने आप देखिए उन्होंने अपने एग्रीकल्चर की तरफ गए, उन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ाया। और हमारा प्रोडक्शन जिस तेजी से, केवल मध्य प्रदेश को देखिए आप, कई अवार्ड मिले हैं कृषि के क्षेत्र में, प्रोडक्शन हमारा बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन एक छोटी सी यहाँ आप देखिए समस्या, प्रोडक्शन तो बढ़ा है लेकिन उस प्रोडक्शन को सही दाम नहीं मिल पा रहा। मैं पिछली बार भी जब मैं विषय रखता हूँ बजट का, हमेशा ये बताता हूँ कि देखिए अगर किसानों को सही दाम नहीं मिलेगा तो एक बड़ा एक दिक्कत का काम हो जाएगा। इसलिए आप देखिए लोकल स्तर पे सरकार को जो रूरल मार्केट डेवलप करने की आवश्यकता है, और ऐसे केंद्र बनाने की आवश्यकता है कि वो जो प्रोडक्शन किसानों का, उस प्रोडक्शन की मांग कहाँ पर है, उस सेंटर के पास ये होना चाहिए कि वो मटर अपना कहाँ भेज सकें, शुगर कैन कहाँ भेज सकें। इसके नॉलेज आज की डेट मुझे लगता है कि एक जिले से बाहर किसानों को नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कुछ ऐसे सेंटर गवर्नमेंट को बनाने चाहिए रूरल एरिया में कि उनका जो प्रोडक्शन है सरकार ले, या कोई ऐसी एजेंसी आए कि उस प्रोडक्शन को सही जगह मिल पाए। आप देखिए मैं जबलपुर से हूँ और जबलपुर में मटर बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक समय उस मटर की कीमत 5 रुपए केजी होती है और एक समय 100 रुपए केजी बिकता है। 100 रुपए केजी तो ठीक है, लेकिन जब 5 रुपए केजी बिकता है तो ये स्थिति आती है कि उस किसान को उस मटर को खेत में ही सड़ने के लिए मजबूर करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास इतना भी पैसा नहीं आता कि उस मटर की तुड़ाई के लिए वो दे पाए। ये जो इस देश की समस्या, कभी आप देखिए जो टमाटर हमारा 80 से 100 रुपए किलो बिकता है और कभी आप देखिए वो टमाटर 5 रुपए किलो बिकता है। इसके लिए सरकार को जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, मुझे लगता है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में ऐसी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की आवश्यकता थी। भला ही सरकार के पास अगर बजट नहीं है, रेवेन्यू नहीं, तो पब्लिक से बात करती, कुछ उद्योगपतियों को सामने लाती, उनके साथ समझौता करके ऐसी इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं डेवलप करने की मुझे लगता है आवश्यकता थी, जो कहीं ना कहीं ये कमी दिखी है। लेकिन फिर भी अगर मैं देखता हूं कि
सरकार की भी मजबूरी है, जैसा मैंने बताया, उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग कम है, सरकार टैक्स भी नहीं बढ़ा पा सकती थी, जीएसटी से भी एक व्यापारियों को बहुत बड़ी समस्या थी, पिछले 2 वर्ष में व्यापार भी नहीं चला था, इसलिए सरकार ने कहीं ना कहीं टैक्स को नहीं बढ़ाया है। हाँ, स्कीम्स में भी आप देखिए सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी कोई स्कीम्स नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है जो सरकार ने जो बहुत अच्छा काम किया पिछले 5 सालों में, जो हमारी बेसिक्स नीड्स थी, सड़क, बिजली और पानी, ये समस्या मध्य प्रदेश में समाप्त हुई है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश विकास की गति से दौड़ रहा है। अब जो हमारे सामने चैलेंज है, स्कूल, जो एजुकेशन की मैं बात करूंगा और एम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मध्य प्रदेश में पिछले 5-10 सालों में कहीं ना कहीं जो एजुकेशन का लेवल था उसमें एक प्रश्न चिन्ह लगा है। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स अब मध्य प्रदेश के बाहर जा रहे हैं, केवल वो बाहर नहीं जाते हैं, देखिए एजुकेशन भी कहीं ना कहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। अगर हमारा मध्य प्रदेश का बच्चा दिल्ली जाएगा, पूना जाएगा, बैंगलोर जाएगा, तो वहां वो खर्च करेगा, किराए का मकान लेगा, तो इससे वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर बाहर के अगर बच्चे आते हैं, जैसे आप देखिए कोटा जो है, कोटा डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी का बहुत बड़ा जो सोर्स है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, वहां कोचिंग है, कोचिंग के कारण आप देखिए जितने भी मकाने होते हैं, जितने भी रेंट से वो मकान देते हैं, उनको टिफिन वालों को बहुत काम मिलता है, होटल को लिए वहां बहुत काम मिलता है। तो ठीक इस तरह मध्य प्रदेश को भी एजुकेशन हब बनाने की आवश्यकता है, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लाने की आवश्यकता है। और यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे जो इंडियन इकोनॉमी वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, अभी भी आप हमारे देश में देखिए एक बड़ी समस्या आ रही है कि एक तरफ इस कोविड काल में भी उद्योगपति बहुत तेजी से बढ़े हैं, लेकिन गरीब और गरीब हुआ है। ये जो उद्योगपतियों के पास जो पैसा आता है, वो पैसा वो सेव करके रखते हैं, वो मार्केट में ही लगाते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी होता है, जो मिडिल क्लास होता है, उनके पास उतना ही पैसा होता है जितना वो खर्च कर सके। जो मिडिल क्लास होता है वो मार्केट में पैसा लगाते हैं, और मार्केट में पैसा आने से मार्केट बढ़ता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। देखिए कहीं ना कहीं जो पैसा है वही मार्केट को चलाता है। एक अच्छी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसके पास पैसा आएगा, वो मार्केट जाएगा, वो गाड़ी खरीदेगा, वो किराने का सामान खरीदेगा, वो टीवी खरीदेगा, तो जो ये काम करते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इस काम से जो लोग जुड़े हुए उनका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इस तरह हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए कि जो अधिक मिडिल क्लास और जो गरीब व्यक्ति उसके पास पैसा कैसे आए, ना कि जो ये उद्योगपति हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इस तरफ सरकार को जो एक डिफरेंस जो देश में और प्रदेश में बहुत तेजी से हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोकने की आवश्यकता मुझे लगता है। जो बेसिक्स नीड्स है, गरीब कल्याण की योजना सरकार कभी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि अभी भी आप देखिए मध्य प्रदेश में बीपीएल परिवार बहुत है, एसटीएससी फैमिली बहुत है, हमारा रूरल एरिया बहुत बड़ा है, ट्राइबल बेल्ट बहुत बड़ा है, इसलिए सरकार ये योजना बंद नहीं कर सकती। सरकार को एक सोशल वेलफेयर स्टेट के नाते काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से सरकार के पास रेवेन्यू कैसे आए, पैसा कैसे आए, इस ओर भी सरकार को देखना है, क्योंकि सरकार अगर के पास अगर पैसा नहीं आएगा तो मुझे लगता है कि सरकार एक बड़ी बड़ी अच्छी योजना नहीं ला पाएगी। एम्प्लॉयमेंट, बिना एम्प्लॉयमेंट के ना मार्केट चल सकता है, ना हमारी ग्रोथ हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट, सरकार ने जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की है, आत्मनिर्भर भारत की बात की है, बहुत ही अच्छी सोच है, लेकिन मुझे लगता है सरकार को अभी गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दोनों तरफ करने की आवश्यकता है। मैं जबलपुर में देखता हूँ कि 3-4 सेंटर इंडस्ट्रीज है, आर्मी इंडस्ट्रीज है, लेकिन आज उनकी स्थिति है कि वो अंतिम सांसें ले रही है। मुझे लगता है कि वहां पे भी उनको एम्प्लॉयमेंट निकालना चाहिए, एजुकेशन को बचाना चाहिए। देखिए किसी भी देश की तरक्की का बहुत बड़ा कारण एजुकेशन होता है, और अगर एजुकेशन में कहीं अगर प्रश्न लगता है तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए और समाज व्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसलिए एजुकेशन को, हेल्थ को ये प्राइवेट लॉबी से या कॉर्पोरेट लॉबी से इसको थोड़ा बचा के रखने की आवश्यकता है, और डिफेंस को भी बचा के रखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, इसको एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज बेस्ड हमको बनाने की आवश्यकता है। एजुकेशन की ओर सरकार को जाने की आवश्यकता है। एम्प्लॉयमेंट अधिक से अधिक मध्य प्रदेश में कैसे हो, इस बात को देखने की आवश्यकता है, और एग्रीकल्चर के ही कारण हम मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत अच्छा बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपना भी यहाँ विषय रखूंगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर और अपनी बात खत्म करूंगा। एक गांव में एक राम और श्याम रहते थे। राम बड़ा था,
राम की मिसिस हमेशा बोलती थी, देखो तुम अपने छोटे भाई को शाम को देखो, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, बड़ी फैक्ट्री है, एक बच्चा विदेश में पढ़ता है। एक दिन अचानक राम को पता चलता है कि शाम ने सुसाइड कर लिया। जब वो अपनी मिसिस को बताता कि कारण ये था कि उसका बंगला बैंक के ब्याज में लोन में चल रहा था, उसकी गाड़ी लोन में थी, बच्चा विदेश गया था उसके लिए भी लोन लिया था, फैक्ट्री भी लोन में थी, और पूरा मार्केट डाउन हो गया कोविड के कारण, और इंडस्ट्रीज उसके जो उद्योग था नहीं चल पाया, ब्याज इतना हो गया कि बैंक ने कुर्की कर दी, ताला लगा दिया, ऐसी स्थिति आई कि उसको सुसाइड करना पड़ा। ये स्थिति ना है सरकार को, इस और मुझे लगता है मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसलिए सरकार को आय और व्यय, जो सरकार का राजस्व घाटा है उसको कहीं ना कहीं कम करने की आवश्यकता है। रेवेन्यू कैसे जनरेट। सर आपका माइक ऑफ है। देवेन जी आपका माइक ऑफ। अच्छा, हम सब मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते हम सबका कर्तव्य और दायित्व भी है कि हम टैक्स समय पे करें, सरकार भी उस टैक्स का प्रॉपर यूज करे। ऐसा ना हो कि मैंने एक जगह देखा है कि एक रोड बनी, फिर उसमें नाला निर्माण हुआ तो फिर रोड को खोद दिया गया, फिर एक नया काम हुआ तो फिर रोड को ये प्लानिंग भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमी है। इसलिए सरकार के पास जितना सोर्स ऑफ इनकम आएगा, सरकार उतनी अच्छी योजना हमारे लिए, समाज के विकास के लिए और कल्याणकारी योजना हम सबके लिए लाएगी। वंस अगेन आई थैंक्स टू ऑल द टीम मेंबर कि आप सबने मुझे मौका दिया और बहुत ही अच्छा हमारा आज का ये